ख़वातीन और हज़रात, आज 7 जनवरी और हफ्ते का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से अस्सलाम वालेकुम और आप सबको इस चैनल पर खुश आमदेद। आपके सामने हफ्ते भर की अहम खबरें पेश की जा रही हैं, जिनमें पहली खबर यह है कि स्वीडन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उसने टीन एजर्स की डेपुटेशन पे यू टर्न लिया है और अब वो बाकी 3 जमातों की भी हमायत कर रही है। इसके बाद यह है कि जो स्वीडन में क्या जो सिटीजनशिप के लिए स्वीडिश ज़बान का जो टेस्ट है, क्या वो अब उसमें ताख़ीर हो गई है, वो मौखर हो गया है, और स्वीडन में क्या अब 40 घंटे की बजाय 35 घंटे का हफ्ता जो है वो शुरू हो सकता है। असाइलम लेने वालों के लिए सख्त कानून किस तरह के बन रहे हैं, और इसके अलावा आपने यहाँ पे टैक्स डिक्लेरेशन करनी है तो उसके लिए नई ऐप और नए तरीकाकार का जो है वो भी ऐलान किया गया है। और बड़ी अहम बात कि स्विश के जरिए जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी पुलिस की जानब से ख़तरनाक वार्निंग दी गई है। और एक शख्स किराए के घर में रहता था, उसने उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन इसके बावजूद उसको वहाँ से निकलना पड़ा और उसको जुर्माना हुआ। इस हवाले से बात करेंगे। और स्वीडिश मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं वो एटमी हथियारों की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें आज के इस स्वीडन की डायरी का हिस्सा हैं। इन पे हम तफसील से नज़र डालते हैं, लेकिन इससे पहले एक मरतबा फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए कि 15 फरवरी इतवार के दिन 3 बजे स्टॉकहोम के इलाके फितिया में अखवत स्वीडन की जानब से एक बहुत ही अहम मालूमाती सेमिनार सरतान यानी कैंसर के मर्ज के हवाले से हो रहा है, और 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है वो इस हवाले से तफसील से आपको उर्दू में बताएंगे इस मर्ज के तमाम पहलुओं के बारे में, और खुसूसन जो बड़े कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है मर्दों में, बच्चों के कैंसर हैं, इनके हवाले से वो बात करेंगे। और इसके बाद फिर आप उन डॉक्टर साहिबान से जो है वो उर्दू में, पंजाबी में, स्वीडिश में, अंग्रेजी में सवाल भी कर सकेंगे। तो इस अहम अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़रूर जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। और अखवा स्वीडन का जो फेसबुक पेज है उस पर इवेंट क्रिएट किया गया है, तो उसमें आप अपनी इंटरेस्ट शो कर दें ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट में आसानी हो। अब चलते हैं जनाब खबरों की जानब, और सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि स्वीडन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, बिलाखिर उन्होंने जो है वो टीनेजर्स डेपुटेशन पे अपना यू टर्न ले लिया है। बुनियादी तौर पे स्वीडन की जो सेंटर पार्टी थी उसने ये तजवीज़ पेश की, फिर सेंटर पार्टी के साथ जो है वो ग्रीन पार्टी और लेफ्ट पार्टी, वेंसर पार्टी, वो भी मिल गई। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे बहुत से वालिदैन हैं, मैंने कई व्लॉग्स में इसमें बात की है कि जब वो बच्चे उनके 18 साल के हो जाते हैं, वालिदैन के पास कई दफ़ा स्वीडिश नेशनलिटी है या परमानेंट वीज़ा, वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बच्चे जब 18 से बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको बच्चे काउंट नहीं करते, फिर कहते हैं जी अब वो अडल्ट हो गया, अब वो जो है वो अपनी माली पोजीशन, जॉब, सारा कुछ प्रूव करेंगे तो स्वीडन में रहेंगे, वरना वो स्वीडन से चले जाए। अब ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी बहुत सी फैमिलीज के लिए, बच्चे पढ़ रहे होते थे, जाहिर है वो इस चीज को प्रूव कर नहीं सकते थे। तो इस पे इन तीनों जमातों ने पहले बात की। सोशल डेमोक्रेट ने शुरू में तो इसमें जो है दिलचस्पी नहीं की, बल्कि वो देख रहे थे कि हुकूमत क्या कहती है। एक वजह यह भी है यहाँ पे, चूंकि एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज की वजह से वो देख रहे हैं कि शायद एसडीबी जो है वो आगे बढ़ रही है, लोगों का रवैये भी ऐसे, तो सोशल डेमोक्रेट ने बहुत से जो इमिग्रेशन के इश्यूज हैं इन पे जो है वो इतनी हुकूमत की या हुकूमती जमातों की मुखालफत नहीं की। लेकिन जब ये मामला काफ़ी बड़ा और बहुत से टीनेजर जो है वो डिपोर्ट हो रहे थे, और ये यहाँ पे अखबारात में भी आ रहे थे कि जो बच्चे 18 साल के अब हो गए हैं, वालिदैन के साथ रह रहे हैं, तो उनको रहने की इजाज़त होनी चाहिए। तो जब ये इनिशिएटिव लिया सेंटर पार्टी ने, लेफ्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी इनके साथ मिल गई, तो अब जो है सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने भी कहा है कि ठीक है, बच्चों को 21 साल की उम्र तक वालिदैन के साथ रहने की इजाज़त होनी चाहिए, और इससे पहला जो पुराना कानून था जिसके साथ वो रह सकते थे उसको जो है बहाल होना चाहिए। तो ये अब उनकी तजवीज़ है। इसके बाद ये ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट से मंजूर होगी तो फिर ये कानून बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्लियामेंट से वो मंजूर करवा सकते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अभी इनकी पार्लियामान में उस तरह से अक्सरियत नहीं है, और अब इंतखाबात भी सर पे है। बहरहाल इन जमातों का इस हवाले से इस पे इत्तेफाक करना एक खुश आइन चीज़ है, और देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये एक बड़ी अहम खबर है इस हफ्ते की। दूसरी अहम खबर आज की यह है कि स्वीडिश ज़बान का जो टेस्ट होना है, जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं,
हुकूमत ये चाह रही थी कि इस साल जो है वो अगस्त 2026 से शुरू कर दिया जाए। इस पर मैंने कई व्लॉग्स बनाए। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने कहा जी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये मामला जो है वो अगले साल अक्टूबर 2027 तक चला गया है। तो जिन लोगों के केसेस अभी वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए गए हैं उन्हें अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अक्टूबर 2027 से ये नाफिज हो जाएगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय में जो लोग स्वीडन में रहते हैं, स्वीडन की सिटीजनशिप ले रहे हैं, पासपोर्ट उनका स्वीडन की उनकी जेब में है, उनको स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बहुत ज़रूर सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं तो स्वीडन के कई जो इमिग्रेशन पुलिस के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्क में भी काम करते हैं। बल्कि मुझे अमेरिका जाने का इतफाक हुआ तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाला था उसने मेरा स्वीडिश पासपोर्ट देखे मेरे साथ स्वीडिश में गुफ्तगू शुरू कर दी। बहरहाल एक ये चीज़ है कि अभी उन लोगों का स्ट्रेस खत्म हो गया जो इस हवाले से सोच रहे थे। दूसरा, अब आपके पास बहुत वक्त है, अक्टूबर 2027 तक अभी तकरीबन 1.5 साल है, इसमें आप अच्छी खासी स्वीडिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। तीसरी अहम खबर यह है कि स्वीडन में एक बहस चल रही है कि जो औकाते कार है एक हफ्ते के, यानी यहाँ पे हम 40 घंटे काम करते हैं, 40 आवर्स अ वीक, वो कहते हैं इसको कम करके 35 किया जाए। ये बहुत पहले लेफ्ट पार्टी की तजवीज़ थी, फिर ये इस पे बात होती रही, फिर मुख्तलिफ एक मेरहल म्यूनिसपैलिटी में इन्होंने इस पे जो है वो ट्रायल भी किया, मैंने इस पे व्लॉग बनाया था। तो अब यहाँ स्वीडन की सबसे बड़ी जो लेबर तंजीम है एलयू, जिसमें सबसे ज्यादा लोग वापस हैं, उन्होंने कहा जी कि अब काम जो है वो 40 घंटे की बजाय 35 घंटे कर दिया जाए, तनख्वाह उतनी दी जाए लेकिन वर्किंग आवर्स 35 रखे जाएं। उन्होंने कहा जी कि असल इसकी वजह यह है कि पिछले 40 सालों में 50 सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। जो काम लोग 40 घंटे में करते थे अब वो तकरीबन 30 घंटे में कर लेते हैं। तो बजाय लोग अपने जॉब पे रहें, काम उन्होंने कर लिया हो, तो बेहतर है कि उनको छुट्टी दे दी जाए, वो रिलैक्स करें और उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये भी इस पे एक ट्रायल हुआ था कि जो 35 घंटे काम कर रहे थे वो 40 घंटों वालों से ज्यादा परफॉर्म बेहतर कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे इदारे हैं जो जॉब्स देते हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ये है कि लोग काम 35 घंटे करेंगे और तनख्वाह जो है वो पूरी लेंगे। तो जो आजर तंजीम है वो इसके खिलाफ, आप देखते हैं कि इस पे आइंदा क्या है, लेकिन इस पे जब बात शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। आज की चौथी खबर जो है वो असाइलम सीकर्स के हवाले से। हुकूमत उनके लिए कवानीन सख्त सख्त करती जा रही है और अब उन्होंने माइग्रेशन एजेंसी को कहा है कि उनके लिए मराकज बनाए जाएं। अगर कोई असाइलम आके ले तो जहां उनको माइग्रेशन वाले रखें वहीं रहें, वो अपनी प्राइवेट रिहाइश लेके नहीं जा सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी माली मदद बंद हो जाएगी और उनकी असाइलम की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो सकती है। पहले वो लोग आके अपना एड्रेस लेके चले जाते थे, उनको सहूलत होती थी, वो अपने लोगों में रह सकते थे। अब ये जो है एक उनके लिए और एक मुश्किल जो है वो खड़ी की जा रही है। और जनाब अभी ये फरवरी का महीना है, मार्च के महीने से यहाँ पे टैक्स के आपके पास पेपर आना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि मई की पहली तारीख तक या गालबन 3 तारीख, जब छुट्टी अगर ना हो तो आपको डिक्लेयर करना होता है। तो अब जो है वो यहाँ के जो सकाती बरकत है, जो टैक्स का इदारा है, उन्होंने नई ऐप जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, पुरानी उसको बंद कर रहे हैं। और 17 मार्च से आपके पास टैक्स की डिक्लेरेशन आना शुरू हो जाएगी अगर आप उसमें ऐप में लॉग इन करेंगे। और अगर आप 31 मार्च यानी 31 मार्च तक अगर आप कर देंगे डिक्लेयर, तो फिर आपको जो आपका अजाफी आपने अगर टैक्स दिया हुआ है तो वो आपको अप्रैल में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पेपर्स की सूरत में करेंगे तो फिर आपको थोड़ा देर से मिलेगा। और जनाब छठी खबर वो ये है कि यहाँ पे हम जब पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं फैमिली मेंबर्स, दोस्त अहबाब या बाज़ औक़ात शॉपिंग के लिए, तो स्विश इस्तेमाल करते हैं। बहुत पॉपुलर है स्वीडन में, हर आदमी ने जो स्विश जो है वो ऐप डाउनलोड की होती है। लेकिन पुलिस ने ये खबरदार किया है कि इस ऐप को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अगर कोई शख्स आपको कहे जनाब मेरी तरफ से आप स्विश कर दें या मैं आपको पैसे देता हूँ या आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो उसकी बात ना माने। अगर आप स्विश करेंगे तो वो अगर उसका अकाउंट चेक हो रहा है, आपका स्विच उसमें चला गया, तो आप भी पकड़े जाएंगे। या प्राइवेट फंक्शंस के लिए या इस तरह के जो दीगर चीज़ें हैं उनके लिए अगर आप स्विच करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जो रजिस्टर्ड इदारे हैं या जिनका रजिस्टर्ड यहाँ पे जो है वो है स्विच नंबर, जैसे वो 123 से शुरू होता है, या जो इससे बड़े इदारे हैं उनका 90 से शुरू होता है, उनमें अगर आप स्विच कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। 123 जिनके नंबर यहाँ से शुरू होते हैं या 90 से, प्राइवेटली तौर पे आप एक दूसरे को स्विच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्विच हो रहे हैं किसी दिन तो वो भी मसला है। और वो अननोन आदमी अगर आपको स्विच के लिए कह देगा तो पुलिस ने कहा है कि ऐसा ना करें। और अगर
ایسا کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کر رہا ہے تو پولیس کو آپ اطلاع کرے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. اور پچھلے دنوں ایک میں نے ولاگ بنایا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ سے فون مانگے کہ جی میں نے کال کرنی ہے تو کبھی نہ دیں. ایک شخص نے یہاں ابھی کیا اور اس کو جناب تقریباً 65,000 65,000 کراؤن جو ہیں اس کے بینک سے چلے گئے, نوڈیا بینک سے. اس نے بینک سے بات کی, بینک نے کہا جی کہ تمہاری بینک آئی ڈی یوز ہوئی ہے, کارڈ یوز ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی کہ میری بینک آئی ڈی ہے کوئی, وہ کہتے ہیں جی بینک آئی ڈی ہیک نہیں ہوئی. تو کوئی شخص بھی آپ کو ٹیلی فون دے جی میں نے فون کرنا ہے, اس نمبر پہ فون کریں, تو یہ نہ کریں, نہ اس کی جناب سوئچ کریں. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جناب آگے آ گیا جناب ایک شخص یہاں کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور اس نے جناب اس شخص کی عمر 78 سال تھی, عمر رسیدہ تھا. اس نے جناب اپنی جیب سے اپارٹمنٹ کی رینویشن کرائی اور اس پہ 4 لاکھ سویڈش کرون اس نے لگا دیا. لیکن اس نے جو اس گھر کا مالک تھا یا کمپنی تھی اس سے انہوں نے اجازت نہیں لی, اپنے طور پہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد جناب اس کو اس گھر سے بھی نکال دیا گیا اور اس کو 1,12,000 سویڈش کرون جرمانہ بھی ہوا ہے. تو بات پہنچ گئی تقریباً کتنی, 5,12,000 سویڈش کرون تک. تو یہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ اینڈ کانٹریکٹ پہ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو رائٹ ٹو لیو ہے وہاں پہ, وہاں چینج نہیں آپ کر سکتے. اگر ایون دوسرا رہتا ہے تو اس میں بھی قوانین ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے یا ادارہ یا آپ کی وہ ایسوسیشن آف ٹریننگ ہے ان سے بھی بعض اوقات بات کرنا ہوتی ہے. کچھ آپ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کرائے کے مکان میں تو آپ بالکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر کسی قسم کی رینویشن چاہتے ہیں تو آپ جناب ضرور بات کر لیں اپنے مالک مکان سے, ادروائز مسئلہ بنے گا. اور جناب آج کی 8ویں خبر یہ ہے کہ کیا یورپ کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت ہے. سویڈن کے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک بیان دے کے اب ایک بحث کا آغاز کر دیا کہ یورپ کو روس کے خطرے سے بچنے کے لیے ایٹمی دفاعی صلاحیت کی ضرورت ہو سکتی ہے. ماضی میں سویڈن ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. یہاں جو KTH یونیورسٹی ہے اس کی ٹیکنیکل کہہ لیں کہ اسسٹنٹ تھی, لیکن پھر یہاں لوگوں نے اس چیز کی رائے کا اظہار کیا کہ سویڈن کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہیے اور پھر وہ معاملہ روک دیا گیا. اور اب بھی جو حالیہ سروے ہوا ہے تو اس میں صرف 17% 17% سویڈش لوگ ایٹمی ہتھیاروں کے حق میں ہیں اور 68% جو سویڈش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تو میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کے خیال میں یورپ اور سویڈن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. اور آخر میں یہ کہ کل بڑی شاندار تقریب ہوئی اٹلی میں ونٹر اولمپکس کی, اور اگر آپ نے سویڈش ٹی وی پہ نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں تمام ملکوں کے جو ہے وہ کھلاڑی تھے, اس میں پاکستان انڈیا کے کھلاڑی بھی تھے, باقی ان یورپی ممالک سویڈن اور ناروے فن لینڈ ان کی تو بڑی بڑی ٹیمز تھیں. اور آج ہونے والے مقابلوں میں سویڈن نے ایک گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور ایک سلور میڈل جیت لیا ہے, تو بڑی اچھی شروعات کی ہے. تو یہ جناب آج 7 فروری ہفتے کے دن سویڈن کی اہم خبریں پورے ہفتے کا یہاں پہ خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ کیسا ہے اس کا اظہار آپ کمنٹ کی صورت میں کیجیے. کون سی خبر آپ کو زیادہ پسند آئی ہے وہ بھی مجھے بتائیے تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو سکے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں جو ہیں ان میں زیادہ دلچسپی ہے, تاکہ وہ خبریں میں آئندہ آنے والے بلیٹنز میں ضرور شامل کروں. پسند آنے پر دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے, ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.